आज हम करेंगे हमारी क्लास नंबर सेकंड, जो हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट की थी उसकी आज हमारी सेकंड क्लास होगी। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने मनोविज्ञान के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। मनोविज्ञान के बारे में हमने बताया था कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है और मनोविज्ञान का विकास किस क्रम में चला है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको अभी से आपकी तैयारी को रेगुलर रखना है, क्योंकि जब हम रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में सारा कुछ सेट होता हुआ चला जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम बीच बीच में पढ़ाई को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उससे हमारा ही लॉस होता है। ठीक, तो आइए आज हम क्लास सेकंड पढ़ेंगे। हमने क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ा था एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मनोविज्ञान हमारे मतलब जो जैसे एमपी टेट है तो उसमें तो दिया नहीं गया है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो लेकिन जब हमारा पहला जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। ठीक है, तो जब हमें पता होगा कि जो बाल विकास है वो कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसको जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान से ही आया हुआ है। ठीक है, तो हमें मनोविज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं मनोविज्ञान से। ठीक है, हाल ही में आपका जो एमपी टेट ग्रेड 3 का एग्जाम्स हुआ उसमें शिक्षण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो यहीं से बनते हैं। मनोविज्ञान जिसको पूरा नॉलेज होगा तभी वो इसके आंसर दे पाते हैं। ठीक, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको वैसे भी बताया हुआ था, जैसे मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है, अरस्तु हैं। जननी कौन कहलाती है, दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रूडोल्फ गोल्काय ने सन 1590 में किया है। ठीक, इसके बाद हमने आपको मनोविज्ञान की उत्पत्ति बता दी थी कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी लोगोस से हुई है। अर्थ क्या होता है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, फिर जो मनोविज्ञान का विकास क्रम चलता है वो बताया था आपको कि पहले आत्मा का विज्ञान मानते थे। ठीक है, इसको मानने वाले आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर एक शब्द बताया था आपको कि चेतना शब्द की आलोचना किसने की है, तो वो विलियम मैकडूगल ने की थी। ठीक है, अपनी जो इनकी बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद व्यवहार का विज्ञान आया था। ठीक है, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट मनोविज्ञान की डेफिनेशन हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया था, जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट बताए थे आपको, जैसे कह दिया कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताया था कुछ हमने आपको डेट बताई हुई थी जहाँ से क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे जाते, जैसे कह देंगे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने और कहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट आपको बता दिए थे। आज हमारी क्लास सेकंड होगी और हमने मनोविज्ञान की शाखाएं भी आपको बताई हुई थी कि कौन कौन सी शाखाएं होती हैं और हमें किन किन का अध्ययन करना है। ठीक, आज हमारा होगा सेकेंड क्लास और इसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के संप्रदाय कहें, मनोविज्ञान के बाद कह दें, या मनोविज्ञान के जो स्कूल हैं। तो अब आपको एक यहाँ पर प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमाग में कि जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं ये अचानक से कैसे आ गए। ठीक है, तो जो सबसे पहले प्राचीन काल में क्या होता था, जो मनोविज्ञान था मतलब दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, दो भागों में कौन कौन से वो दो भाग हैं जिसमें जो हमारा मनोविज्ञान है वो बटा हुआ है। तो दो भाग होते थे, पहला था हमारा पूर्व वैज्ञानिक काल। कौन सा था, पूर्व वैज्ञानिक काल, मतलब अभी जो है वो वर्तमान है। ठीक है, तो इसको कहेंगे आधुनिक काल। ठीक है, तो दो भाग कौन कौन से हो गए, आधुनिक काल और पूर्व वैज्ञानिक काल। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान है वो कितने भागों में डिवाइड था, दो भागों में। कौन कौन से, पूर्व और आधुनिक। अब जो पूर्व मनोवैज्ञानिक काल था ये कब से कब तक माना जाता है, तो जो पूर्व वैज्ञानिक काल था ये माना गया था हमारा सन 1887 तक। आपको याद होगा कि सन 1889 में, कब, सन 1878 होगा यहाँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 1878। ठीक है, तो 1878 पूर्व वैज्ञानिक काल था मनोविज्ञान का। और 1879 से जब लिपजिंग शहर में हमारे मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई तब से हमारे आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले 1878 तक जो पूर्व वैज्ञानिक काल था इसमें जो ग्रीक के दार्शनिक हुआ करते थे, जैसे अरस्तु हो गए, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन्होंने इसमें बहुत ही योगदान दिया था। और जो हिप्पोक्रेटस हैं जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उन्होंने इस पर जोर दिया था। ठीक है, और यहीं पर जो जॉन लॉक महोदय थे उन्होंने कहा था कि जो मानव मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, कोरा कागज यानी कोरी स्लेट होता है और बालक बाद में उस पर अपने अनुभव लिखता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर करी गई थी। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल जो वर्तमान में अभी चल रहा है सन 1879। और इसकी शुरुआत यदि पूछ लें आपसे क्वेश्चन के रूप में कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसकी आधुनिक शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आपको बताना है सन 1879 जब विलियम वुंट ने लिपजिंग शहर जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी।
थी, तब से हमारे आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। और यहीं से आधुनिक मनोविज्ञान जो था, यहीं से मनोविज्ञान के संप्रदाय मतलब मनोविज्ञान के कई स्कूल खोले गए और कुछ ना कुछ हर संप्रदाय में गड़बड़ी रही, इस कारण से नेक्स्ट संप्रदाय आता गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से इस संप्रदाय का उदय हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं संप्रदाय। कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्न में से, जैसे कह देंगे कि संरचनावाद संप्रदाय का उदय कब हुआ, इसके जनक कौन माने जाते, प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कह दिए प्रकार्यवाद संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट डाले गए हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। ठीक, तो आप यह मतलब अपना नोट्स बना रहे होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और यदि नोट्स भी नहीं बना रहे हैं तो एक बार रिवाइज करते चलें, क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं तभी चीज़ें हमारे माइंड में सेट होती हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कि जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, वाद हैं या स्कूल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बता रहे। सबसे पहले जो संप्रदाय आया वो था संरचनावाद संप्रदाय। कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। अब इसके अन्य नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। संरचनावाद कह दें, अस्तित्ववाद संप्रदाय कह दें, या अंतःनिरीक्षणवाद भी इसे कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, संरचनावाद संप्रदाय को इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब जो संरचनावाद संप्रदाय था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका प्रतिपादन किसने किया और ये कब आया। तो कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से मनोविज्ञान के संप्रदाय का क्रम है, और आपको ऑप्शन बना करके दे देंगे कि संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, इस तरह से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा संप्रदाय आया, हमारा संरचनावाद संप्रदाय आया था। ठीक है, अब यदि कह दें कि जो मनोविज्ञान है, प्रारंभ में तो दर्शन शास्त्र के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था मनोविज्ञान का, लेकिन जब संरचनावाद आया तो संरचनावाद संप्रदाय ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। क्या बनाया? प्रयोगात्मक, मतलब इसमें तरह तरह के प्रयोग हो सकते हैं, ऐसा किस बाद में कहा गया है, तो संरचनावाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का पहला या प्राचीन संप्रदाय, यदि आपसे पूछ लें तो वो कौन सा है? संरचनावाद संप्रदाय है। ठीक, नेक्स्ट संरचनावाद संप्रदाय की कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारा संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय है वो किस विधि पर आधारित है। तो आपको विधियां भी बताएंगे कि जो मनोविज्ञान की विधियां हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं, कुछ आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं। ठीक है, कुछ प्रक्षेपी, इस तरह से जो व्यक्तित्व की विधियां हैं वही मनोविज्ञान की विधियां होती हैं। ठीक है, तो जो यदि पूछ लें कि संरचनावाद संप्रदाय है, यह किस विधि पर आधारित है, तो यह अंतःनिरीक्षण विधि पर आधारित है, और यही इस वाद की सबसे बड़ी कमजोरी रही और यह असफल रहा। ठीक है, क्या? अंतःनिरीक्षण, केवल यह अंतःनिरीक्षण मतलब व्यक्ति के आंतरिक पक्षों पर जोर देता था, बाह्य निरीक्षण पर इसने बल नहीं दिया, तो इसी के विरोध में दूसरा संप्रदाय उदय होता है। ठीक है, फिर हम और देखते हैं संरचनावाद संप्रदाय के बारे में। यदि पूछ लें कि संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम वुंट हैं और उनके शिष्य टिचनर हैं। ठीक है, यदि इस तरह से ऑप्शन आपका मिलता है तो आपको दोनों लगाने हैं, और यदि ऑप्शन में विलियम वुंट नहीं दिया है तो टिचनर जरूर दिया होगा। ठीक है, तो विलियम वुंट के शिष्य थे टिचनर, ये दोनों ही संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं। अब संरचनावाद संप्रदाय का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ, तो सन 1892। अब आपको किसी किसी बुक में 1890 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमने अधिकतर बुकों में देखा है कि 1892 दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है आपके। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी नहीं दिए रहे होंगे। ठीक, तो यदि कह दें संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर हैं, और सन 1892 में इस संप्रदाय का उदय होता है। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने वाला संप्रदाय है, और यह पहला और प्राचीन संप्रदाय और अंतःनिरीक्षण विधि पर आधारित है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि संरचनावाद संप्रदाय का उदय क्यों हुआ। इसमें जो मनोविज्ञान है इसमें मूल रूप से किस पर जोर दिया गया। ठीक है, तो दिया है कि जो संरचनावाद स्कूल है विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर के द्वारा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय, आपको पता है कि एग्जाम्स का लेवल किस तरह से रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते, कितना डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। यदि थोड़ा सा भी यदि हमारे एग्जाम्स के लिए क्या करना है, उनको हार्ड लेवल पर पहुंचाना है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते। कह देंगे कि संरचनावाद जो संप्रदाय है इसका उदय किस विश्वविद्यालय से हुआ, कह देंगे कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका से, इसकी शुरुआत विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर के द्वारा सन 1892 में की गई है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि संरचनावाद क्या होता है। तो संरचनावाद के अनुसार जो मनोविज्ञान है इसकी विषय वस्तु क्या रखी गई थी, यहाँ पर चेतन अनुभूति रखी गई थी। ठीक है, चेतन, जो चीज़ें चेतन होती हैं केवल इसमें उसी का अध्ययन किया जाता था, और वो भी आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा। इसी कारण से क्या हुआ, इस संप्रदाय का ज़्यादातर विकास नहीं हो सका, और इसके विरोध में दूसरा संप्रदाय उदय हुआ। ठीक है, तो क्या है कि इसमें जो इसकी मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी संरचनावाद में वो कैसी थी, चेतन अनुभूति थी। टिचनर
टिचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया। जो टिचनर थे इन्होंने चेतना और मन में अंतर किया, ठीक है। और चेतना से उनका तात्पर्य, इन्होंने दोनों में अंतर करके क्या बताया कि जो चेतना है, चेतना से तात्पर्य उन्होंने लगाया कि सभी अनुभव, मतलब मनुष्य के अंदर जितने भी अनुभव होते हैं सारे के सारे अनुभव को इन्होंने चेतना बताया। जबकि जो मन है, मन के बारे में इन्होंने क्या कहा, मन के बारे में कहा कि चेतना के बारे में क्या कहा इन्होंने कि चेतना से तात्पर्य सभी अनुभव जो व्यक्ति को एक क्षण में उत्पन्न होते। जैसे हमने आपसे कोई बात कही तो आप एक क्षण में जितने भी उस वस्तु के प्रति आपके मन में अनुभव आएंगे उसे इन्होंने क्या कहा, चेतना, मतलब चेतन रूप से, ठीक है। और जो मन था, मन के बारे में इन्होंने कहा कि वो सभी अनुभव जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद हैं, ठीक है। तो इन दोनों में इन्होंने अंतर किया। तो कह देंगे कि चेतना और मन में अंतर करने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो वो संरचनावाद संप्रदाय है। और इसमें जो चेतना थी, चेतना का संबंध इन्होंने क्या बताया, वर्तमान के जो अनुभव हैं, चेतन अनुभव हैं, उससे बताया जो एक क्षण में उत्पन्न होते हैं। जबकि जो मन है, मन के बारे में इन्होंने क्या कहा कि जो जन्म के समय से ही अनुभव मौजूद होते हैं उसे इन्होंने मन कहा, ठीक है। अब जो टिचनर है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। जो टिचनर है, कौन है टिचनर, जो विलियम वुंट के शिष्य हैं, ठीक है। इन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए हैं। तो पूछा जाता है कि निम्न में से, टिचनर के अनुसार संरचनावाद संप्रदाय में निम्न में से कौन सा एक तत्व शामिल नहीं है या फिर कौन सा तत्व शामिल है। तो आपको ये तीनों अच्छे से याद रखने हैं। पहला इन्होंने तत्व बताया है संवेदना, जिसे सेंसेशन कहते हैं। अब संवेदना के बारे में आपने पढ़ा ही होगा मानसिक विकास में। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है। संवेदना जो होते हैं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे संवेदना कहते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया भाव या अनुराग, जिसे फीलिंग कहते हैं। और तीसरा बताया प्रतिमा या प्रतिबिंब। तो संवेदना, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियां उस वस्तु पर फोकस करती हैं, ये संवेदना हो गई। और जब हम उस वस्तु के प्रति कुछ हमारे मन में विचार उठते हैं, यही भाव होते हैं, ठीक है। और फिर उस वस्तु का हमारे दिमाग में क्या बन जाता है, एक प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमने एक हाथी को देखा बड़ा सा, ठीक है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें ध्यान दिलाती हैं कि ये कोई जानवर है, ठीक है। फिर हम उसके प्रति हमारे मन में भाव उठते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, इसकी एक लंबी सी पूंछ है, ठीक है, इसके कान है, इस तरह से। तो ये भाव होते हैं। और फिर उसका जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिमा है, जो चित्र है, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। इसी को प्रतिमा या प्रतिबिंब कहते हैं। और ये चेतना पर आधारित होता है, मतलब चेतन रूप से। जब हम वर्तमान में, प्रेजेंट में जो अनुभव हमारे दिमाग में उठ रहे हैं, तो इस प्रकार से टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए थे और वो तत्व यही है, आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा आपको और इसमें तत्व मिलाकर के ऑप्शन दे देंगे तो आपको याद रखने हैं कि ये तीनों तत्व चेतना के तत्व हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो संरचनावाद संप्रदाय है, इसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। किससे? पहले जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र से संबंधित था, ठीक है। लेकिन जब संरचनावाद संप्रदाय आया तो इसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से हटा करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया, मतलब प्रयोग किया जाने लगा किसमें, मनोविज्ञान में। आई होप आपको संरचनावाद संप्रदाय अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि इतना डिटेल से पढ़ने की क्या जरूरत है, बस इतना याद रखना कि जो संरचनावाद है इसने मनोविज्ञान को क्या बना दिया, प्रयोगात्मक बना दिया। इसके प्रतिपादक विलियम वुंट शिष्य टिचनर है। इसका जो उदय है सन 1892 में हुआ, बस काफ़ी है। यदि आपको पता हो, जिसने भी अभी एमपीटेट का एग्जाम्स दिया है, कितना डिटेल से, कितना अंदर से पूछा गया है, तो इससे हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लो आप, तो क्योंकि हम तैयार हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा मनोविज्ञान है, इसका दूसरा संप्रदाय आया और किसके विरोध में आया, ये आया संरचनावाद के विरोध में। क्यों आया? क्योंकि संरचनावाद अपने आप में कंप्लीट नहीं था, क्योंकि यह केवल चेतना पर आधारित था, ठीक है। चेतना पर आधारित होने के साथ ही साथ अंतः निरीक्षण पर आधारित था, अस्तित्व पर जोर देता था। तो इसके विरोध में आया हमारा प्रकार्यवाद। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रकार्यवाद या कार्यवाद, मतलब वहाँ पर केवल प्रयोग किया जा रहा था, यहाँ पर प्रयोग के साथ साथ कार्य पर जोर दिया गया कि किस तरह से बालक कार्य करते हैं, किस तरह से बालक सोचते हैं, ठीक है। फंक्शनल लिस्ट, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, आप समझ सकते, ठीक। तो जो प्रकार्यवाद है, प्रकार्यवाद की जो उत्पत्ति है वो संरचनावाद के वर्णनात्मक, मतलब संरचनावाद में क्या होता था कि केवल विश्लेषणात्मकता पर, वर्णनात्मकता पर जोर दिया जाता था, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि निबंधात्मकता, जिस तरह से निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसी पर आधारित था संरचनावाद, ठीक है। तो इसी के विरोध में हमारे किसकी उत्पत्ति होती है, यहाँ पर प्रकार्यवाद, यहाँ प्रकार्यवाद होगा, ठीक है। प्रकार्यवाद की उत्पत्ति हुई किसके विरोध में, तो संरचनावाद के विरोध में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो प्रकार्यवाद हमारा संप्रदाय है
इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके दो प्रतिपादक माने जाते हैं। एक जो प्रतिपादक हैं वो विलियम जेम्स हैं, जिसने प्रकार्यवाद की जो उत्पत्ति है वो अनौपचारिक संस्था के रूप में करी थी, ठीक है। और जो इसके औपचारिक प्रतिपादक होंगे वो जॉन डेवी, एंजल थॉर्नडाइक और एच कार्य होंगे या एच कार्य होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अनौपचारिक संस्था है और औपचारिक क्या कहलाता, तो आपने शिक्षा के प्रकार पढ़े होंगे। औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है और एक निरौपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी स्थान पर किसी भी समय कुछ भी सीख लेना अनौपचारिक कहलाता है, जबकि औपचारिक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसके अनौपचारिक संस्था के रूप में प्रतिपादक जो हैं वो विलियम जेम्स हैं। सन 1895 में इन्होंने इस संप्रदाय की उत्पत्ति अनौपचारिक संस्था के रूप में की थी। और कहाँ पर? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है, उसकी कार्नेल विश्वविद्यालय में, अमेरिका में। अब इसका जो विकास है वो किसने किया? तो विकास जॉन डेवी, जो प्रगतिशील शिक्षा जिन्होंने लेबोरेटरी विद्यालय खोले थे उनने, एंजल ने, थॉर्नडाइक जिसने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है अधिगम का, और एच कार्य ने औपचारिक संस्था के रूप में प्रकार्यवाद का क्या किया? प्रतिपादन किया, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रकार्यवाद में किस पर जोर दिया गया। तो जो संरचनावाद था उसमें तो चेतना पर जोर दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसकी स्थापना जो हमने अभी पढ़ लिया अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स 1890 इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हुई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है देखो, यहाँ 1895 अनौपचारिक नहीं होगा। यदि आपसे ऑप्शन में पूछता है कि जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो आपको 1895 लगाना है, ठीक है। और यदि पूछ लें कि अनौपचारिक संस्था के रूप में कब हुई, तो 1890 लगाना है, ठीक। कन्फ्यूज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी प्रकार्यवाद संप्रदाय के मतलब जहाँ पर इन्होंने उसका प्रतिपादन किया प्रकार्यवाद संप्रदाय का, वो इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब जो मनोविज्ञान है उसके सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें इन्होंने प्रकार्यवाद संप्रदाय की स्थापना करी, ठीक। फिर दिया है विलियम जेम्स का मानना क्या था? ये मानते थे कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, ना कि सिर्फ इस बात से कि चेतना में कौन कौन से तत्व आते हैं। आप इस पॉइंट को अच्छी बारीकी से पढ़िएगा। क्या दिया है कि जो विलियम जेम्स हैं इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान का संबंध है वो इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य कर रही है। किससे है? चेतना क्यों और कैसे कार्य कर रही है, ना कि इससे कि कौन कौन से तत्व चेतना में आते हैं, ठीक है। अतः विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना अवश्य थी। चेतना उसकी भी विषय वस्तु थी, संरचनावाद की इसकी भी है, लेकिन इसमें उन्होंने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया है। तो आपको तो बस याद रखना है फंक्शनल कार्यात्मकता पर बल किसने दिया है? तो प्रकार्यवाद संप्रदाय ने दिया है। और इसमें क्यों और कैसे पर जोर दिया गया है, ना कि कौन कौन से तत्व होते हैं चेतना के, इस पर, ठीक। तो आई होप आपको ये दोनों संप्रदाय अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब इसकी भी थोड़ी सी क्या रही, थोड़ा सा इसका भी विकास कम हो सका। तो इसके विरोध में मतलब संरचनावाद, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछें कि निम्न में से वह कौन सा संप्रदाय है जो संरचनावाद और प्रकार्यवाद के विरोध में आया, तो वो होगा हमारा व्यवहारवाद, जो वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान का स्वरूप है वो व्यवहारवाद ही है, ठीक है। तो तीसरा संप्रदाय हमारा आता है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद संप्रदाय। तो संरचनावाद और प्रकार्यवाद के विरोध में इस संप्रदाय का उदय होता है। और कब हुआ? तो इसका उदय होता है सन 1913 में, ठीक है, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से, ठीक है। और इसके प्रतिपादक वॉटसन महोदय माने जाते हैं। और वॉटसन की बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है मनोविज्ञान की। इन्होंने क्या कहा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। इनकी जो अन्य परिभाषाएं हैं वो भी इन्होंने कई दी हैं, जैसे कह दिया कि मनोविज्ञान निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, भावनात्मक विज्ञान है। ये सारी परिभाषाएं वॉटसन ने दी हैं, ठीक है। तो इसे रिवाइज करते रहिएगा ताकि आप भूलें ना। फिर देखते हैं कि जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद में किस पर जोर दिया गया और इस सर्वमान्य क्यों है। तो इनका मानना था किसका? वॉटसन का। किसके प्रति? तो व्यवहारवाद के प्रति। क्या मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ मतलब हम उसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके अध्ययन कर सकते हैं, तथा प्रयोगात्मक मतलब इन्होंने दोनों पर जोर दिया है। इस कारण से ये क्या है? सबसे प्रसिद्ध है।
मनोविज्ञान है। अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं। चेतना में केवल जितनी चीज़ें हमारे सामने मतलब वर्तमान में प्रेजेंट होती हैं उसी पर जोर दिया जाता था, लेकिन जो व्यवहारवाद है इसमें क्या होता है कि जो भी विषय वस्तु होती है उसके प्रति हम अपना जो व्यवहार है वो किस तरह से कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। इस कारण से इसमें व्यवहार पर जोर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है, चेतना का नहीं। चेतना जब तक हमारे सामने रहेगी, मतलब चेतन अनुभूति जब तक हमारे माइंड में रहेगी तभी तक हम प्रयोग कर पाएंगे, इसके बाद तो हम उसे भूल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो व्यवहार होता है, व्यवहार का अध्ययन हम कभी भी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और वो भी वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से। इस कारण से जो व्यवहारवाद है वो सर्व प्रचलित है, ठीक है। अब देखते हैं जो वाटसन है, वाटसन के व्यवहारवाद सिद्धांत से ही उद्दीपन अनुक्रिया को जन्म मिला और इसे कई अधिगम के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। वाटसन ने अंतःनिरीक्षण को मनोविज्ञान की विधि के रूप में अस्वीकार कर दिया। क्या अंतःनिरीक्षण जो संरचनावाद की प्रमुख विधि मानी जाती थी उसको इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और इसके स्थान पर उन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे कि व्यवहारवाद की निम्न में से कौन सी विधि है या कौन सी विधि नहीं है। तो इन्होंने अंतःनिरीक्षण विधि को अस्वीकार करके 4 विधियां बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो प्रेक्षण को ही हम निरीक्षण विधि भी कहते हैं, ठीक है, निरीक्षण विधि, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट, ये 4 विधियां इन्होंने बताई हैं व्यवहारवाद के संबंध में, ठीक है। जबकि संरचनावाद किस विधि पर आधारित था, तो अंतःनिरीक्षण विधि पर आधारित था, ठीक है। अब देखते हैं मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो वो हमारा व्यवहारवाद संप्रदाय है। फिर दिया है इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का जो व्यवहार है वो बालक को सिखाया जाता है, जबकि संरचनावाद में केवल चेतन व्यवहार को सिखाया जाता था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मूल व्यवहारवादी है, कौन से उत्तर व्यवहारवादी है, कौन से प्रारंभिक व्यवहारवादी हैं। तो आपको रटना नहीं है, बस पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो जो मूल व्यवहारवादी हैं वो BF स्किनर माने जाते हैं, ठीक। फिर प्रारंभिक व्यवहारवादी मतलब जो प्रारंभ में थे वो कौन कौन थे, तो AP बेस, लेस्ले, हंटर और होस्ट। उत्तर व्यवहारवादी हैं गुथरी, हल, स्किनर और फेंटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं गेस्टाल्ट संप्रदाय। तो जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है हम यहाँ पर सारा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, आपको बस इतना बताते हैं कि इसका उदय कब हुआ और इसके प्रतिपादक कौन कौन रहे। इसके बाद जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है, हम जब अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया गया है, सूझ का सिद्धांत, वहाँ पर इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो गेस्टाल्ट संप्रदाय इसका उदय 1912 से होता है और गेस्टाल्ट संप्रदाय जो है इसके मूल प्रतिपादक मैक्स बर्दिमन माने जाते हैं और इनके सहयोगी होते हैं कोहलर, कोफा और कुर्तलेवन, जिन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। तो इसका भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे, मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ठीक है। तो ये संप्रदाय माने गए हैं, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड, और कब इसका उदय हुआ, तो सन 1900 में इसका उदय हुआ। फिर आता है प्रेरकीय संप्रदाय, जिसे हार्मिक मनोविज्ञान कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या क्वेश्चन था कि जो हार्मिक मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है, तो वो है विलियम मैकडूगल। इसी को हम प्रेरकीय संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। विलियम मैकडूगल जिन्होंने हमारे 14 संवेग बताए हुए हैं, ठीक। फिर आता है अगला जो प्रेरकीय संप्रदाय है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल देता है, मतलब जिस क्रिया का कोई उद्देश्य होता है उसी पर ही बल देता है। साहचर्यवाद संप्रदाय, इसके प्रतिपादक जॉन लॉक महोदय हैं और यह अनुभव पर बल देता है। अब आपको पता होगा कि जॉन लॉक हैं, ये क्या कहते हैं कि बालक जो है, बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरा कागज, टेबुला रासा होता है और बालक इस पर अपने बाद में अनुभव लिखता है। एक इसने कहा है, तो अनुभव पर बल देता है साहचर्यवाद संप्रदाय और इसके जनक जॉन लॉक माने जाते हैं। फिर आता है मानवतावाद संप्रदाय और आज का लास्ट संप्रदाय होगा हमारा मनोविज्ञान का। इसके प्रतिपादक मैस्लो, जिन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है, और कार्ल रोजर्स, जिन्होंने अनुभवजन्य सिद्धांत दिया है अधिगम का, ठीक है। तो मानवतावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो मैस्लो और रोजर्स हैं। और यह संप्रदाय किस पर बल देता है, तो मानव की स्वतंत्र आत्मानुभूति के विकास पर, और मानव स्वभाव को धनात्मक बताया है किसने, मानवतावाद संप्रदाय ने। तो आई होप आपको सारे संप्रदाय अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद जो मनोविज्ञान की विधियां होती हैं, जैसे निरीक्षण विधि है, परीक्षण विधि है, केस स्टडी मेथड है, ठीक है। तो ये सारी हमें पढ़नी है, लेकिन हम इसके बाद विधियां ना पढ़ करके हम क्या शुरू करेंगे, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। थोड़ा सा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम बाल मनोविज्ञान और धीरे धीरे वृद्धि और विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।